नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर अंकिता सीते, आपकी अपनी पैथोलॉजिस्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर अनप्लग। क्या आपको भी थकान, सांस लेने में तकलीफ होना, कमजोरी सी महसूस होना, शरीर का पीला पड़ना, ये सब लक्षण अपने शरीर में दिखाई देते हैं? तो हो सकता है आपको भी एनीमिया हो रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे जो कि ना सिर्फ डॉक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि आम जन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एनीमिया एंड रैशनल यूज ऑफ ब्लड। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मेडिसिन के एक्सपर्ट जिन्होंने पिछले 20 सालों से बैतूल जैसे जनजाति बहुमूल्य क्षेत्र में अपना योगदान दिया। साथ ही 2012 में संजीवनी हॉस्पिटल को स्थापित कर बैतूल की जनता के लिए डायलिसिस, एंडोस्कोपी, टेम्परेरी कार्डियक पेसमेकिंग एंड वेंटिलेटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं का बैतूल की जनता को लाभ दी। इनकी इसी सेवा कार्य को देखते हुए 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें आंवला से विधायक का टिकट दिया और विधायक का चुनाव जीत के निरंतर अभी तक 2025 तक आप आंवला विधायक हैं। आज राजनीति के क्षेत्र और चिकित्सा के क्षेत्र दोनों में इन्होंने अपनी सक्रियता बनाई रखी है। चाहे अस्पताल हो या अपने विधानसभा का क्षेत्र, पेशेंट और पब्लिक के हित में निरंतर कार्य किया है। स्वागत है हमारे बीच डॉक्टर योगेश पंडाग्रे सर, एमएलए आंवला, एमडी मेडिसिन एंड संजीवनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर। धन्यवाद डॉक्टर अंकिता, बड़े महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा के लिए आपने यहाँ आमंत्रित किया। एक बार विषय को दोबारा बोल दे ताकि जनता भी एक बार उसे पुनः सुन ले। सर, हमारा टॉपिक है एनीमिया एंड रैशनल यूज ऑफ ब्लड। एक तो विषय चुनने के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर अंकिता, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो मेरे चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा ही है। साथ ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एनीमिया को लेके कई लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे लगता है कि इस विषय पे अगर हम चर्चा करेंगे तो हमारी बहुत सारी जो जनता, जो ऑडियंस हमको देख रही है, उनकी भी बहुत सारी भ्रांति दूर होगी। तो ये एक बहुत ही सही विषय का चुनाव किया है आपने, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। थैंक यू सर। सर, हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये एनीमिया क्या होता है? एक्चुअल शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका काम होता है शरीर के ऊतकों तक के ऑक्सीजन पहुंचाना, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर। जब शरीर में ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, इसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। ये दो कारणों से हो सकता है, या तो शरीर में जो लाल रक्त कणिका है उनकी संख्या में कम होना, या लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना। ओवरऑल हम बोले तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होना, या जो हम टेस्ट करते हैं उसमें हम जो देखते हैं कि शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा एक तय लिमिट से अगर कम दिखती है, जो कि नॉर्मली पुरुषों में 13 ग्राम से लेकर 17 ग्राम तक की होती है और महिलाओं में 12 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक की होती है। अगर इस लिमिट से अगर कम अगर आपको हीमोग्लोबिन दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में एनीमिया हो चुका है। सर, अगर शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो क्या इसके कुछ लक्षण होते हैं जो शरीर में दिखते हैं? देखिए, शरीर में अगर कोई किसी भी तरह की अगर कोई व्याधि उत्पन्न हो रही है, किसी तरह का अगर कोई रोग अगर शरीर में उत्पन्न हो रहा है तो निश्चित रूप से उसके लक्षण दिखते हैं। अगर शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो हमको थकान लगना, कमजोरी आना, सांस भरना, दिल की धड़कनें बढ़ी रहना, शरीर का पीलापन दिखना, पैरों में सूजन आना, तो ये सारे लक्षण एनीमिया से संबंधित हो सकते हैं। तो सर, जैसे कि आपने लक्षण बताए, तो क्या एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम होने के बाद कुछ इनके टाइप्स भी होते हैं एनीमिया के? ओवरऑल हम जो अगर एक वेग टर्म में बात करें तो हीमोग्लोबिन का कम होना एनीमिया हो गया, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे जो प्रमुख कारणों में जो अगर हम लोग इसको ब्रॉड टर्म देखें तो या तो जो हमारा शरीर में जो खून बनता है वो हमारे अस्थि मज्जा से बनता है, जैसे सभी को जानकारी है। तो कई बार अस्थि मज्जा जो होती है वो खून बनाना बंद कर देती है, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, जैसे थैलेसीमिया हो गया, कभी किडनी की खराबी हो गई, या शरीर में कोई लंबे समय से अगर कोई बीमारी बनी हुई है तो उसमें भी हमारी जो बोन मैरो है ब्लड प्रोडक्शन कम कर देती है। इसके अलावा कई बार अत्यधिक रक्तस्राव वाली स्थिति भी हो सकती है। कहीं पे कोई बड़ा ऑपरेशन हो गया, कहीं कोई चोट लगना हो गया, किसी को पेट में कोई अल्सर है, कई बार महिलाओं से संबंधित कुछ गायनोकोलॉजिकल समस्या है, ये भी एनीमिया के कारण हो सकते हैं। कुछ आनुवंशिक बीमारियां जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिडोब्लास्टिक एनीमिया,
ये भी खून की कमी के कारण हो सकते हैं। और इसके अलावा शरीर में अस्थि मज्जा तो खून बना रही है, लेकिन शरीर के में जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर खून कई बार टूटने लगता है। जैसे उसमें जो प्रमुख है इस क्षेत्र में अगर बात करूँ तो सिकल सेल एनीमिया, कुछ ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें अपना शरीर ही उन ब्लड सेल्स के अगेंस्ट में कुछ जहर बना लेता है, उसके कारण भी खून की कमी होने लगती है, शरीर का खून तेजी से टूटने लगता है। और जो प्रमुख मैं समझता हूँ कि चूंकि यहाँ पर हमारी जनता भी हमको देख रही है और मुझे लगता है कि हमारे चिकित्सकीय जो साथी हैं उनसे ज़्यादा ये जनता के लिए ये प्रोग्राम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो सबसे प्रमुख कारण जो एनीमिया का होता है वो न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, जिसमें प्रमुख है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और दूसरा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। जैसे महिलाओं में कई बार जल्दी जल्दी गर्भधारण करने की अवस्था या बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं उनके कारण ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो एक प्रमुख कारण है। और ये जो दोनों न्यूट्रिशनल एनीमिया इनका बड़ा आसानी से उपचार हो सकता है, लेकिन कई बार व्यक्ति लापरवाही के कारण इसका उपचार नहीं कराता है और कई बार बीमारी गंभीर अवस्था धारण कर लेती है। सर तो आपने ये सब टाइप्स बताए, एनीमिया के प्रकार बताए, तो इनको पता करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं? देयर इज एनी अप्रोच टू एनीमिया? क्या टेस्ट होते हैं? कैसे हम इन्हें पता कर सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं? बिल्कुल, इसमें जब भी अगर किसी को रक्त की कमी से संबंधित सिम्टम्स दिख रहे हैं और डॉक्टर जब चेक करते कर दिख रहा है कि उसके शरीर में रक्त की कमी है, तो हमें सबसे जरूरी होता है कि उसका उचित निदान और उचित निदान के बाद उचित उपचार। और सबसे अच्छी बात है कि आप भी वहीं पे अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट हो, और मैं इस चीज़ के लिए भी गर्व से बोलता हूँ कि आज हमारी सरकार के द्वारा आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बड़े बड़े टेस्ट की सुविधा है, चाहे हम लोग सिकल सेल एनीमिया के लिए जो आनुवंशिक टेस्ट होते हैं HPLC या आयरन प्रोफाइल, B12 लेवल चेक करना, CBC, इस तरह के कुछ सामान्य टेस्ट से लेकर एडवांस टेस्ट तक के आज सभी कुछ यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में भी फ्री में ये सुविधा उपलब्ध है। तो हर एक व्यक्ति को जिसको ये सिम्टम्स लग रहे हैं, बीमारी गंभीर रूप धारण कर, उसके पहले अपना उचित चेकअप करवाए, जांच करवाए और उसमें जो कारण दिखता है उसका उचित उपचार करवाए। क्योंकि पहले तो हम ये देखते थे कि खून की कमी का मतलब आयरन सप्लीमेंटेशन, लेकिन आज हमारे पास बेहतर सुविधा उपलब्ध है, तो हम लोग जो उसका उचित उपचार है वही लें। सर आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब भी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी होता है तो सबसे पहले ये बोला जाता है खून कम है, रक्त चढ़ाओ, खून कम है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही एनीमिया का ट्रीटमेंट है? नहीं, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम सबसे पहले कारण जान लें। खून चढ़ाने की तब तक की जरूरत नहीं होती जब तक कि शरीर में कोई जो एनीमिया अत्यंत गंभीर अवस्था धारण न कर ले। तो वैसे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन लगभग 6 से 8 ग्राम हीमोग्लोबिन का क्राइटेरिया रखा है कि अगर 6 ग्राम से कम हो तो आपको उसमें ब्लड चढ़ा देना होता है। और अगर 8 ग्राम के अगर नीचे है और अगर पेशेंट को कोई हार्ट की डिसीज है या कोई ज़्यादा भी रक्तस्राव हो रहा है या कोई ऑपरेशन करना है, तो उस कंडीशन में 8 ग्राम पे भी रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सर जैसे कि अभी हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात की, आपने डायग्नोसिस की बात की, सर एक टेस्ट होता है पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन, PS कमेंट जिसे बोलते हैं। सर इस टेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसका कोई इम्पोर्टेंट रोल है एनीमिया डायग्नोसिस करने में? बिल्कुल, ये बड़ा बेसिक सा टेस्ट है और पहले जब ये इतनी बड़ी बड़ी टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तब हम लोग यही एक बेसिक टेस्ट करते थे। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो उसमें सेल साइज छोटा दिखता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा जिसमें B12 या फोलिक एसिड की कमी के कारण हो रहा है तो उसमें सेल साइज बड़ा दिखता है, और सिकल सेल एनीमिया हो तो उसमें शरीर की जो रक्त कोशिकाएं वो टूटते हुए दिखाई देती है उसमें। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण टेस्ट है। या कई तरह की जो ब्लड कैंसर है उसमें भी खून की कमी हो सकती है, वो भी हम सभी लोग सभी तरह के इस तरह के जो एनीमिया है PS फॉर कमेंट से डायग्नोस कर सकते हैं। सर आपने इतने समय से इतने मरीज देखे हैं, इतने टाइम से आप इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा कोई केस आया है जिसमें टेस्ट ने और डायग्नोसिस ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हो फॉर ट्रीटमेंट? बिल्कुल,
कई बार जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कई बार इतने ऑकवर्ड केसेस देखने को मिलते हैं। मैं अभी रिसेंटली बता रहा हूँ कि एक पढ़ा लिखा लड़का, वो इंजीनियरिंग कर रहा है भोपाल से। वो जब मेरे पास आया तो पता चला कि गले में एक माला थी जो यूजुअली पीलिया वाले लोग पहनाते, कहीं झाड़ फूक करने जाते हैं तो कोई बाबा के पास जाते तो पता नहीं कौन सी माला वो गले में पहनाते हैं, तो वैसी माला पहन के रखा था। मेरे पास आया था पीलिया के इलाज के लिए। उससे था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। चूंकि अभी हम बात करते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में सेल साइज बड़ा हो जाता है। जब सेल साइज बड़ा हो जाता है तो खून के टूटने की दर बढ़ जाती है, तो आपका जो बिलिरुबिन लेवल है वो भी आपको ज्यादा मिलता है, और उसके लिए वो पीलिया का इलाज करवाया। जब वो मेरे पास आया और मैंने उसका चेकअप किया और मैंने उसे बताया कि इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, और मैंने उसे 5 इंजेक्शन लिख के मैंने कहा अपन 10 दिन बाद मिलते हैं, तो बड़े आश्चर्य से वो मेरी तरफ देखने लगा, बड़ा उसको अविश्वास की दृष्टि से मुझे देख रहा था। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता है आपने कहा बस 5 इंजेक्शन लिखे, बाकी तो कुछ इलाज किया ही नहीं। तो मैंने कहा जो बीमारी है उसी बीमारी का तो हम उपचार कर रहे हैं, 10 दिन बाद मिलते तो क्या मेरा पीलिया? तो मैंने कहा वो भी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा तुम थोड़ा सा धैर्य रखो। जब 10 दिन बाद वो आया तो उसका हीमोग्लोबिन 2-3 ग्राम के आसपास बढ़ चुका था, उसे भी अच्छा महसूस हो रहा था। तो तब मुझे ये देखने में आया कि कई बार जो गांव में जो अशिक्षित लोग हैं उनके बारे में तो मैं समझ सकता हूं कि इस तरह से झाड़ फूक और फोक मेडिसिन के चक्करों में पड़े रहते, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में भी शायद अभी ये बड़ी भ्रांति है कि पीलिया अगर दिख रहा है तो कुछ खाना पीना बंद कर देंगे। कुछ जो गांव में आज भी वही ट्रेंड चलता है कि अगर पीलिया है तो खाना बंद कर दो, जिसका कोई मेडिकल प्रूवन रोल नहीं है और ये करना भी नहीं चाहिए। अब उसे वैसी न्यूट्रिशनल एनीमिया, खान पान की कमी से उसको एनीमिया, उसने खाना और बंद कर दिया, बीमारी और गंभीर धारण कर रही है। तो ये बड़े ऑकवर्ड सिचुएशन कई बार मिलती है। एक बार मैं अपने क्षेत्र में गया था, तब कोरोना का समय था और हम लोग वैक्सीन के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि वैक्सीन आपको लगाना है। अब जब हम रात में ऐसे घूमते घूमते एक व्यक्ति के घर में पहुंचे तो उसके दोनों पैरों में सूजन थी। उसका हाथ मैंने देखा तो हाथ पूरे पीले पड़े, जो दिख रहा था कि एनीमिया, उसका हीमोग्लोबिन 4 या 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा और बड़ा गंभीर अवस्था में था। मैं उसकी वाइफ को बोल रहा हूँ कि इसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जहाँ पे भी आपका क्षमता है वहां पे ले जाके इसका उपचार करवाएं। लेकिन उसकी वाइफ इस जिद पे अड़ी थी कि उसको पीलिया है और उसका उपचार अस्पतालों में नहीं हो सकता, उसका उपचार घरेलू दवाइयों से और झाड़ फूक से ही संभव है, और मरीज की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। तो कई बार ये जो इस तरह की समाज में जो भ्रांतियां, मुझे लगता है इनको भी दूर करने की आवश्यकता है। और तो ये चीजें, वही मैं बात करना चाह रहा था कि हम लोग सही निदान और सही उपचार इस पे ज्यादा फोकस करें। किसी को कोई परेशानी लग रही है डॉक्टर को जाके दिखाएं। सर, जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, तो क्या ब्लड लगाने के भी मतलब फ़ायदे तो हैं, कुछ नुकसान भी है, या कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा केस आप डिस्कस करें हमसे कि क्या होता है अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं और पेशेंट को कुछ रिएक्शन हो, या क्या होता है, मतलब कुछ केस आप डिस्कस करें हमारे से। जैसे हम लोग अगर किसी को ब्लड चढ़ाते हैं तो अगर उसको आवश्यकता है तो ब्लड चढ़ाना बिल्कुल उस वक्त उसकी जान बचाने का काम करेगा। लेकिन अगर किसी को आवश्यकता नहीं है और हम अननेसेसरी अगर उसको ब्लड चढ़ा रहे हैं तो हम उसके शरीर में नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रीटमेंट में हमेशा 2 चीजें डिसाइड होती है कि आप फायदा और नुकसान, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हो, उसके बाद ही किसी ट्रीटमेंट पे आप आगे बढ़ते हो। तो किसी को अगर ब्लड की आवश्यकता है तो उसका जान बचाने का काम कर रहा है, लेकिन ब्लड की आवश्यकता नहीं है और आप उसको ब्लड चढ़ा रहे हो तो उसको आप कुछ खतरों पे रख रहे हो, जैसे कि एलोइम्यूनाइजेशन, जिसमें जो ब्लड आप चढ़ा रहे हो उसको उसके खिलाफ शरीर जहर बनाने लगता है। कई बार एलर्जिक रिएक्शन होती है, कुछ बार संक्रमण का खतरा होता है, तो अनावश्यक रूप से ब्लड चढ़ाना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अनावश्यक रूप से मैं इसलिए भी एक और इसमें बात जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि अब तो ब्लड आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया था तब तो इस क्षेत्र में वो जागरूकता भी नहीं थी, लेकिन आज तो कई स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता भी है, आप लोग भी काम कर रहे हैं। मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी सर कि आपके द्वारा भी आम जन में जागरूकता लाई जाती है और आप भी अपने बर्थडे पे हमेशा ब्लड डोनेशन करते हैं। हाँ, लगभग मैं 500 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करवा चुका हूँ, 16 बार मैं भी ब्लड दे चुका हूँ। तो मैं उसी विषय पे आ रहा था कि तब पहले तो ब्लड बड़ा मुश्किल से मिलता था, और जब कोई व्यक्ति जिसने इस भाव के साथ ब्लड दिया है कि
किसी मरीज के जान बचाने के लिए उसका उपयोग होगा। उसने उसके लिए वो दर्द सहा, उसने अपने शरीर का एक हिस्सा दिया, लेकिन अब आप उसको अनावश्यक रूप से किसी को चढ़ाओ तो मुझे लगता है उसका जो महादान है उसके प्रति भी अपन जो सम्मान का भाव प्रकट होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, हम उसके उस ब्लड को वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ब्लड का सही उपयोग तभी होगा जब उसे सही जगह पे सही चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, अदरवाइज दैट इज वेस्टेज। हाँ, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोगों के पास मरीज आया, अब मरीज को बुखार के कारण कमजोरी लग रही है, उनको लगता है कि खून चढ़ाने से उसकी कमजोरी दूर हो जाएगी, तो ये भी अनुचित है। बिल्कुल। अब अगर बड़ा एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर खेत में अगर फसल अगर पानी की कमी से सूख रही है तो उसमें खाद डाल के तो आप उस फसल को हरी नहीं कर सकते। तो जहां पर जिस चीज की आवश्यकता होती है वहां पर वही काम करना चाहिए। तो पेशेंट भी अगर इसमें अगर कई बार पेशेंट का अटेंडेंट भी अगर जिद कर रहे हैं तो डॉक्टर को भी इसका डिसीजन जो है मेडिकल ग्राउंड पे लेना चाहिए, ना कि इमोशनल ग्राउंड पे। बिल्कुल सर, इसी बात को हम कंटिन्यू करते हुए जैसे बहुत से लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं, तो एक हमने छोटा सा सेगमेंट रखा है मिथ्स एंड फैक्ट्स, मतलब कि कुछ भ्रांतियां और उसके तत्व जो हम आपसे जानना चाहेंगे। लोगों की बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां होती हैं, तो कुछ हमने वो कॉमन भ्रांतियां, कुछ कॉमन मिथ्स आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। सर, पहला मिथ है कि अगर हीमोग्लोबिन 9 ग्राम है तो ब्लड चढ़ाना चाहिए। सामान्यतः इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है, कहीं पे अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है या कोई सर्जरी के लिए लेना और ब्लीडिंग उसमें ज़्यादा संभावना है ब्लीडिंग होने की, तो उसी कंडीशन में अन्यथा 9 ग्राम पर ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। सर, इमरजेंसी में बिना टेस्ट के ब्लड दिया जा सकता है, ये हमारा सेकंड मिथ है। नहीं, ये गलती भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर कभी आपने मिसमैच अगर ट्रांसफ्यूजन किया तो फायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और आज अच्छी बात यह है कि लगभग सभी पेरिफेरल सेंटर से लेकर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, सभी जगह पे खून की जांच की सुविधाएं उपलब्ध है, तो हम लोग सेफ तरह से ही ब्लड चढ़ाएं। सर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन 100% सेफ होता है, ये हमारा अगला मिथ है। नहीं, अभी मैंने बताया इसमें संक्रमण का भी खतरा रहेगा, एलोमिनाइजेशन का भी खतरा रहेगा और कई बार एलर्जिक रिएक्शन का भी खतरा होगा। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूरी तरह सेफ नहीं है। जहां पर आपको जान बचाने की आवश्यकता वहीं पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। सर, एक और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेके लोगों का मिथ होता है कि सरकारी अस्पताल में क्या सेफ ब्लड मिलता है या नहीं मिलता है? इस बारे में मैं बिल्कुल प्रमाण के साथ कहना चाहूँगा, पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि ब्लड बैंक चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट अस्पताल में, वहाँ पे इतने सारे चेक होते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा इतने बढ़िया स्टैंडर्ड तय किए गए हैं कि ब्लड हमेशा सुरक्षित और आपको सही तरह से ही मिलता है। सर, जैसे कि ब्लड बैंक, एवरी ब्लड बैंक इज लाइसेंस्ड बाय फूड एंड ड्रग कॉर्पोरेशन, सो मतलब एक लाइसेंस ब्लड बैंक से ही हमें ब्लड लेना चाहिए। लेना हमेशा लाइसेंस ब्लड बैंक से ही लेना चाहिए। कई बार लोग आते हैं और हमको ये बोलते हैं कि इसका भी वही ग्रुप है, इससे लीजिए और इसमें चढ़ा दीजिए, तो ये गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको लाइसेंस ब्लड बैंक से ही ब्लड लेकर व्यक्ति को इसको चढ़ाना चाहिए। सर, हमारा अगला मिथ है आयरन की गोलियां स्लो होती हैं और कमजोर होती हैं। डिपेंड करता है कि व्यक्ति के शरीर में खून की कमी कितनी है। चूंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, अगर किसी के लगभग अगर हम रोज का अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन देखें तो 6-7 मिलीग्राम तक ही हो पाता है, और अगर किसी के शरीर में अगर 1000 मिलीग्राम आयरन की कमी है तो उसको लगभग 150 दिन उसमें जो आयरन की पूर्ति में लग जाएंगे। तो अब कुछ नए आयरन IV आयरन प्रिपरेशन आते हैं जो सेफ भी है, जिनमें एलर्जिक का रिएक्शन की भी संभावना कम है। तो वैसी कंडीशन में अगर खून की अत्यधिक कमी है तो IV आयरन यूज किया जा सकता है। और सर, लास्टली, आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर लोगों के मन में भ्रांति है कि ब्लड चढ़ाना हर एनीमिया का स्टेप होना, प्राइमरी स्टेप होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। फिर मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग हीमोग्लोबिन की मात्रा देख लें और उसका कारण जान लें, कोई इमरजेंसी तो नहीं है वो देख लें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोशिश करें पहले कि जिस चीज़ की कमी है, अगर विटामिन या आयरन की कमी वाला अगर हीमोग्लोबिन एनीमिया है तो हम लोग विटामिन और आयरन के उपचार के द्वारा ही उसको ठीक करें। कई बार ये होता है कि सिकल सेल एनीमिया में लगभग 7 ग्राम तक की जो हीमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मल माना जाता है। तो वहाँ पर भी अगर किसी का हीमोग्लोबिन अगर 7 ग्राम दिख रहा है सिकल सेल स्पेशली, तो उसमें भी ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। सर, एक और चीज़ होती है, पेशेंट सिकल सेल वाला हमेशा जब क्राइसिस में आता है, बोन पेन्स या फिर हाथ पैर का दुखना, जोड़ों का दुखना, ये सब आता है, तो क्या ऐसे कंडीशन में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन तुरंत करना चाहिए या पहले पेन क्राइसिस को मैनेज करना चाहिए?
उसमें भी आपको देख लेना होगा कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है। अगर हीमोग्लोबिन उसका बहुत ज़्यादा कम है तो साथ में ब्लड भी चढ़ाना है और हमको उसका जो प्रेन क्राइसिस है उसको भी मैनेज करना है। और सर जैसे आपने बोला कि सिकल सेल का 7 या 8 ग्राम हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, अगर ऐसे कंडीशन में पेशेंट आता है तब हमें क्या करना चाहिए? सिकल सेल का जो उपचार है जिसमें ऑक्सीजन लगाना, आईवी फ्लूइड्स देना, पेन किलर देना, अगर संक्रमण की स्थिति में है तो आईवी एंटीबायोटिक देना, न कि ब्लड चढ़ाना। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें क्लिनिकल और पॉलिसी मेकिंग दोनों पार्ट से बहुत ही अच्छे से हमें और हमारे व्यूअर्स को रूबरू किया। धन्यवाद अंकिता। और मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण विषय भी इस चर्चा के दौरान निकल के आया है जो लोगों में भ्रांति है, जैसे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को कई बार पीलिया की तरह ट्रीट करते हैं और मरीज को और ज़्यादा नुकसान में पहुंचा देते हैं और ज़्यादा गंभीर अवस्था में पहुंचा देते हैं। तो इस तरह के जो झाड़ फूक या फोक मेडिसिन या जो प्रचलित मान्यता है ये कई बार बीमारियों में शरीर को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करे। तो मुझे लगता है कि एक अगला बार अगर हम लोग कभी अगर चर्चा करें तो मुझे लगता है इन विषय को भी सम्मिलित करके इन विषय के बारे में भी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर यहाँ पे मुझसे चर्चा करी। धन्यवाद अंकिता। थैंक यू सो मच सर। सो आज डॉक्टर और हर पेशेंट और एक वॉलंटरी ब्लड डोनर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और इसका उपयोग हमें सही मात्रा में, सही जगह पे और सही इंसान के लिए करना कितना आवश्यक है। थैंक यू सो मच।